आज हम स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन इन स्पोर्ट्स। वर्क डन इन स्पोर्ट्स, हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो हम उसको कैसे नाप सकते हैं कि हमने कितना वर्क डन किया है, कितना वर्क किया है। तो स्पोर्ट्स में हर एक गेम में हम देखते हैं कितनी हमने कैलोरी बर्न की है, कितनी एनर्जी अपनी यूटिलाइज की है, वो सब हमारा वर्क डन को शो करता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और जो वर्क डन होता है जो साइंस में किसी भी चीज़ में यूज होता है वही सेम वर्क डन स्पोर्ट्स में होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर है जूल। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं और एस से भी डिनोट कर सकते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसको अगर हम स्टैंडर्डाइज करें तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो ऐसा यूनिट अब निकालेंगे, न्यूटन इनटू मीटर, न्यूटन मीटर हो जाती है और इसी को बोलते हैं हम जूल। ये 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 इसकी यूनिट एक जूल नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताई थी, उनके नाम पर इसका नाम जूल डला है। और यही जूल सेम यूनिट होती है एनर्जी की भी। बस आपको डिफरेंस याद रखना है, एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क और वर्क डन होता है जो टोटल हमने अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन, जितना भी हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किया है वो टोटल हमारा वर्क डन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें देखें हम, तो जैसे वर्क डन है 14 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुई 10 मीटर, आप मान सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, तो 400 न्यूटन मीटर का वर्क किया गया है। वाट होती है वाट होती है पावर की यूनिट, पावर होती है पावर। ये तीन चीजें आपको समझनी जरूरी है, वर्क, पावर और एनर्जी। वर्क होता है, सॉरी, ये पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और पावर को मापने के लिए वोट इसका यूनिट होता है, सिंबल यूज होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब भी देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब कितनी एनर्जी मतलब कितनी पावर यूज करता है, तो उसका आंसर है, हम बोलते हैं 100 वाट, तो वो उसकी पावर बताता है। न्यूटन फोर्स को मापता है और पास्कल है जो वो प्रेशर को मापता है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और इसको बोलते हैं पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेयर इज नेशनल स्पोर्ट्स म्यूजियम सिचुएटेड। तो भारत का नेशनल स्पोर्ट्स म्यूजियम है वो पटियाला में है और इसमें ही बहुत सारे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे मिल्खा सिंह के जो ओलंपिक में 1960 के ओलंपिक में जिसमें वो फोर्थ आए थे, उस ओलंपिक में जो उन्होंने शूज़ डाले थे वो इसमें रखे हुए हैं। नीरज चोपड़ा ने जो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था उसमें जो जेवलिन है वो भी यहीं पटियाला नेशनल स्पोर्ट्स म्यूजियम में रखा हुआ है। तो इसका आंसर है पटियाला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ ए नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 17 टीम्स। आपको याद रखना है, नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर टोटल नंबर ऑफ हमें बाई निकालनी है, सबसे पहले हम बाई निकालना सीखेंगे तब जाके हम फर्स्ट राउंड में मैच बता सकेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बाई निकालने का फार्मूला है, देखिए आप एक टेबल को याद रखिए, 2, 4, 8, 16। आपको सिर्फ डबल करना है, जैसे 2 है इसका 4 डबल है, इसको इसका डबल, इसको इसका डबल, ये 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है। नेक्स्ट आगे क्या आएगा, 2 टाइम्स कर दो इसका 32, आगे 64, ऐसे आपको करना है। अब आप ये देखिए कितने टीम्स हैं, जैसे इसमें 17 टीम्स दी हुई हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो 17 टीम दी हुई है इस टेबल में आप इसमें देखिए ये कहां पर लाई करेगा, किसके बीच में लाई करेगा। तो 17, 16 और 32 के बीच में लाई करेगा। तो हमको छोटे से कोई मतलब नहीं है, छोटे को भूल जाओ आप, तो आपको बड़ा देखना है, ये बड़ा। तो 32 ले लिया आपने, तो 32 में से टोटल नंबर ऑफ जो टीम्स है ये 17 है, इसको माइनस कर दो, ये माइनस कर दी और इसका आंसर आ गया 15, यानी 15 बाई मिलेंगी। ये बाई निकालना भी आपने सीख लिया है। आप इस टेबल को याद रखना है, बिल्कुल सिंपल टेबल है, 2 की फॉर्म वाली चीज आपको बाद में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन आप अगर आपको सिर्फ एमसीक्यू क्रैक करना है और सिंपल आपको निकालना है तो ये 2, 4, 8, 16 वाला आपको याद रखना, बिल्कुल सिंपल है। तो 15 बाई आ जाएंगी, तो टीम है 17, 15 को बाई मिल गई, तो बची कितनी टीम, 2 टीम्स। तो 2 टीम के बीच में मैच होगा और मैच वो एक मैच होगा, तभी तो 2 टीम के बीच में मैच खेला जाएगा, 2 टीम ही एक मैच खेल लेंगी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ ए नॉकआउट टूर्नामेंट। अब ये जो 15 टीम में है इसमें से ये तो चलेगी सेकंड राउंड में, तो फर्स्ट राउंड में टीम में बची कितनी, 2, 2 के बीच में एक मैच होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी आंसर है 1। फर्स्ट एथलीट इन द वर्ल्ड हु कंप्लीट 100 मीटर रेस इन लेस देन 10 सेकंड। देखिए 10 सेकंड एथलेटिक्स में जो 100 मीटर रेस होती है, स्प्रिंटिंग होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा पावर की रेस होती है और 10 सेकंड का मार्क तोड़ना एक खिलाड़ी का सपना होता है। तो ये सबसे पहले आप किसने तोड़ा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके बेन जॉनसन, कार्ल लुइस, जेसी ओवेंस और जिम हाइंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जिम हाइंस। जिम हाइंस, देखिए आप पहले याद रखिए, एथलेटिक्स में बहुत क्रांतिकारी चेंज हुए थे 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में। मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में सिंथेटिक ट्रैक यूज किया गया था, सिंथेटिक ट्रैक।
सिंथेटिक ट्रैक यूज किया गया था। इसी सिंथेटिक ट्रैक पे बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे इसी ओलंपिक में। और ये आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओलंपिक है, फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन है, बहुत सारे निकलते हैं इस ओलंपिक से। मैक्सिको सिटी ओलंपिक है ये, 1968 में मैक्सिको सिटी में हुआ था, ये मैक्सिको की राजधानी है। इसी ओलंपिक में सिंथेटिक ट्रैक का यूज किया था और इसी ट्रैक पे पहली बार 100 मीटर का रिकॉर्ड 10 सेकंड से नीचे आया था, जिसका श्रेय जाता है यूएसए के जिम हाइंस को। जिम हाइंस वो खिलाड़ी हैं, आप देखिए डायग्राम में, ये जिम हाइंस ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने, ये आपको देख सकते हैं ये वाले, इन्होंने ही इस रिकॉर्ड को तोड़ा था। ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने सबसे पहले 100 मीटर का जो है टाइम है वो 100 मीटर का वो 10 सेकंड से नीचे लेके आए थे। उसके बाद काफी खिलाड़ियों ने तोड़ा और करंट में इस टाइम उसेन बोल्ट के नाम रिकॉर्ड है 9.58 सेकंड का। अब तो ओलंपिक का फाइनल होता है, 100 मीटर रेस होती है, तो सभी खिलाड़ी सेमीफाइनल या हीट में ही 10 सेकंड से नीचे क्वालीफाई करके फाइनल तक पहुंचते हैं। और आपको ये खिलाड़ी भी याद रखना है, बेन जॉनसन, कनाडा का खिलाड़ी है, कैनेडियन खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी ने बहुत तहलका मचा दिया था 1988 के सियोल ओलंपिक्स में, जब उन्होंने, और बाद में पता चला कि उन्होंने नेंड्रोलोन एक टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज किया है और बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उन 8 खिलाड़ियों में से 7 डिस्क्वालीफाई हुए थे, अकेले सिर्फ कार्ल लुइस ही बचे थे जिनको बाद में गोल्ड दिया गया था। तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल खिलाड़ी हैं कार्ल लुइस। कार्ल लुइस यूएसए के बड़े फेमस खिलाड़ी हैं, जैसे उसेन बोल्ट का नाम है ऐसे ही कार्ल लुइस का नाम है। 100 मीटर, 200 मीटर, एक ओलंपिक में इन्होंने 4 गोल्ड जीते थे और बहुत डेकोरेटेड एथलीट हैं ऑल टाइम्स के। जेसी ओवेंस भी बहुत महान खिलाड़ी हैं यूएसए के, बहुत ज्यादा, 1936 के ओलंपिक में 4 गोल्ड जीते थे इन्होंने। और जैसी ओवेंस के नाम पर ही यूएसए में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जाता है, जैसे इंडिया में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, तो यूएसए में जेसी ओवेंस के नाम पर ही उनका स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिम हाइंस। मेनिस्कस कार्टिलेज इज लोकेटेड एट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिस्कस कार्टिलेज किस जगह पर होता है शरीर में? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, शोल्डर, नी, एंकल, एल्बो, 4 ऑप्शन है। देखिए मेनिस्कस नी में होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नी जॉइंट। नी जॉइंट में जैसे ये ऊपर वाली बोन है जो फीमर बोन है और नीचे टीबिया और फिबुला 2 बोन है, इनके बीच में फ्रिक्शन को रोकने के लिए एक कार्टिलेज होता है जिसका नाम है मेनिस्कस। मेनिस्कस ये काफी इंजरी में बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और ये शरीर के अपर पोर्शन का सारा वेट बियर करता है। तो इसका राइट आंसर है मेनिस्कस। मेनिस्कस भी दो होते हैं, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस, मतलब 2 एक्सटेंशन होते हैं इसकी। और इन्हीं के बीच में ऐसे एक क्रॉस 2 लिगामेंट लगे होते हैं हर एक नी में। एक होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, दूसरा होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। फुटबॉल में मेनली इन 2 लिगामेंट की काफी इंजरी होती है, एसीएल और पीसीएल की, और ये मेनिस्कस भी काफी ज्यादा डैमेज होता है। मेनिस्कस के डैमेज होने से ही लेग के अंदर दो डिफॉर्मिटी आती है, बो लेग और नोकनी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मेनिस्कस की वजह से, मेनिस्कस के घिसने की वजह से कौन सी डिफॉर्मिटी होती है? आंसर है बो लेग और नोकनी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है, ये बीच में दिख रहा है आपको मेनिस्कस, और ये लेटरल मेनिस्कस, ये मिडिल मेनिस्कस, ये पटेला बोन है, ये फीमर बोन और टीबिया बोन के बीच में पाया जाता है। विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटरल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट? लेटरल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, देखिए ये शोल्डर जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट की लेटरल रोटेशन का मतलब पहली बार ये है कि ये बोन है जो आपको ह्यूमरस बोन दिख रही है, इस बोन का बाहर की तरफ टर्न करना, रोटेट करना, उसको बोलते हैं लेटरल रोटेशन। तो देखिए पूरे शोल्डर जॉइंट में जो मेजर रोल है रोटेशन कराने का वो रोटेटर कफ मसल का है। रोटेटर कफ मसल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोटेटर कफ। रोटेटर कफ में 4 मसल आती हैं, 4 मसल, इसमें सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टेरस माइनर, और एक आगे की तरफ होती है एंटीरियर साइड में होती है सब स्कैपुला। ये 4 मसल मिलकर रोटेटर कफ बनाती हैं। तो इसमें पूछा गया कि लेटरल रोटेशन कौन सी करती है लेटरल रोटेशन? तो इसका राइट आंसर है, इसमें जो सबसे मेन मसल है वो है इंफ्रास्पिनेटस। इंफ्रास्पिनेटस सबसे मेन मसल है जो लेटरल रोटेशन कराती है और इसकी हेल्प करती है टेरस माइनर। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है वो इंफ्रास्पिनेटस दिया हुआ है, सिर्फ टेरस माइनस नहीं है। टेरस माइनर का माइनर सा रोल होता है, सबसे मेन काम होता है इंफ्रास्पिनेटस का। और इसके अगेंस्ट अगर उल्टा पूछा जाए, एक मीडियल रोटेशन होती है, 2 टाइप की शोल्डर रोटेशन कर सकता है, लेटरल रोटेशन और एक मीडियल रोटेशन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अंदर की तरफ, उसका काम करती है जो मैंने बताई, जो अंदर की तरफ रोटेटर कफ की तीसरी मसल होती है सब स्कैपुला, वो उसको मीडियल रोटेशन प्रोवाइड करती है और उसकी हेल्प करती है पेक्टोरियल मेजर। तो 2 मसल होती हैं, पेक्टोरियल मेजर, पेक्टोरालिस मेजर, और दूसरी होती है सब स्कैपुलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What is the distance of restraining line from the wall in the basketball throw for accuracy test item of जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट? देखिए आपको पता होगा जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट एक बहुत फेमस टेस्ट है जो बास्केटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टेस्ट है। उसमें एक आइटम होती है बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी। इसको नापने के लिए एक वॉल होती है, जैसे वॉल है, वॉल की जो डिस्टेंस है जहां से हम थ्रो करते हैं इसको रिस्ट्रेनिंग लाइन बोलते हैं। रिस्ट्रेनिंग लाइन इसकी 40 फीट लेंथ होती है, 40 फीट। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं। ये देखिए यहां से खिलाड़ी टारगेट करेगा और ये 40 फीट दूरी पे है इसमें यहाँ से, और 14 इंच की ऊंचाई पे है ग्राउंड से, और यहाँ से एक्यूरेसी के लिए थ्रो करना है 40 फीट से। अगर बीच में लगेगी तो 3 पॉइंट मिलेंगे, थोड़ा साइड में लगेगी 2 पॉइंट, और ऊपर लगेगी तो 1 पॉइंट या साइड में। ये बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी है, इससे चेक होती है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन ये मतलब 40 फीट इसका राइट आंसर है। रिस्ट्रेनिंग लाइन पूछा है, रिस्ट्रेनिंग लाइन की लंबाई है वो 40 फीट है। इन विनर्स एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी स्टेबल फैक्टर्स आर। आपको अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एक एट्रीब्यूशन थ्योरी है विनर की, जो मोटिवेशन की थ्योरी है। इसमें आप कुछ फैक्टर ध्यान रखिए। एक तो है लोकस ऑफ कंट्रोल, दूसरा है लोकस ऑफ स्टेबिलिटी या स्टेबल फैक्टर, तीसरा है आपको याद रखना है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल, ये 3 फैक्टर हैं। और इसमें जो स्टेबल फैक्टर है वो एबिलिटी और टास्क डिफिकल्टी, अनस्टेबल फैक्टर है वो एफर्ट और लक है। और आप देखें अगर लोकस ऑफ कॉजुअलिटी या विद इन है और आउटसाइड है, तो विद इन है तो एबिलिटी और एफर्ट है, आउटसाइड है तो टास्क डिफिकल्टी और लक है। आप इस डायग्राम को एज इट इज रट लीजिए, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। और इसमें पूछा गया है इस थ्योरी में, मोटिवेशन थ्योरी में स्टेबल फैक्टर कौन से हैं। तो देखिए स्टेबल फैक्टर की बात हो रही है तो एबिलिटी और टास्क डिफिकल्टी 2 स्टेबल फैक्टर हैं। हमारे क्वेश्चन में लक, एबिलिटी, एफर्ट, लेवल ऑफ कंपटीशन, सिर्फ एबिलिटी दिया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, एबिलिटी यहाँ पर एक स्टेबल फैक्टर है एज पर एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय विनर। नेशनल ट्रॉफी ऑफ मेंस हॉकी इज नेम्ड एज। मेंस हॉकी की जो नेशनल ट्रॉफी है, सीनियर नेशनल जो ट्रॉफी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसका राइट आंसर है रंगास्वामी कप। रंगास्वामी कप इसका याद रख लेना। और ये मेंस की है, अगर वीमेन की पूछे तो उसका आंसर है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये वुमेन की है और ये मेन की है। बेटन कप भी हॉकी का कप है और ये सबसे ओल्डेस्ट कप है, ओल्डेस्ट कप ऑफ हॉकी। आगा खां कप भी ये हॉकी का ही रिलेटेड है, हॉकी का ही कप है ये। बर्डी वर्ड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बर्डी, बर्डी वर्ड आपको याद रखना है, 4 ऑप्शन है, गोल्फ, स्नूकर, बिलियर्ड्स और चेस। इसका राइट आंसर है गोल्फ। देखिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, मैं इसके लिए एक डायग्राम यूज कर रहा हूं। ये स्कोर कार्ड है। देखिए जैसे आपको गोल्फ की एक बात याद रखनी है, गोल्फ में हर एक खिलाड़ी को हर एक कोर्स होता है। जैसे पहली बात तो गोल्फ का खेल है वो 4 दिन तक चलता है और हर एक दिन 18 राउंड होते हैं हर एक दिन, यानी जो स्टार्टिंग से लेकर और जो बॉल डालते हैं होल होता है, इस होल में जो बॉल है वो डालनी होती है एक दिन में 18 बार और 4 दिन तक चलता है, तो टोटल 72 गोल डालने होते हैं। तो ये दूरी हर बार अलग अलग जगह से दी जाती है। फर्स्ट टाइम सपोज करो, फर्स्ट टाइम आपको यहाँ से दी गई है, नेक्स्ट टाइम यहाँ से दी जाएगी, नेक्स्ट टाइम यहाँ से दी जाएगी, कहीं से भी दी जाएगी। तो उसमें बीच में ऑब्स्टैकल्स भी होंगे, बंकर होंगे, सैंड होगी या कुछ पेड़ पौधे होंगे, जिसकी वजह से इसमें पहले डिसाइड होता है कि आपको इतने शॉट में डाल देना चाहिए इसको। उसको बोलते हैं पार स्कोर। सपोज करो ये पास में है, बिल्कुल आपको मिलेगा पार स्कोर है यहाँ पर 3, यानी एक अच्छे खिलाड़ी को ये 3 बार में यहाँ इसमें होल में डाल देनी चाहिए। जैसे फर्स्ट स्ट्रोक में यहाँ से हिट की, यहाँ आ गई, और नेक्स्ट में यहाँ आ गई, और तीसरे में डल गई है, तो इसका मतलब उसने पार पे खेलना है। कोई अच्छा खिलाड़ी है, सपोज करो कोई अच्छा खिलाड़ी है, इसको 2 स्ट्रोक में डाल देता है, पहले में यहाँ आ गई और दूसरे में इसमें डाल दिया, तो 2 स्ट्रोक में डाल दिया, तो पार स्कोर था 3 और खिलाड़ी ने अच्छा एफर्ट करके उसमें 2 में डाल दिया, तो -1 का उसको बेनिफिट हुआ, उसके स्कोर में -1 का बेनिफिट हुआ। इसी -1 को बोलते हैं बर्डी। ये देखिए यहाँ पे बर्डी -1 का, यानी हम बोल सकते हैं कि जो पार स्कोर था उससे 1 कम, और इसको गोल्फ की लैंग्वेज में अंडर पार बोलते हैं। 1 अंडर पार, 1 स्ट्रोक अंडर पार इज नोन एज बर्डी। ऐसे ही जैसे सपोज कीजिए किसी और मतलब दूर से दे रहे हैं और उसका पार स्कोर है 5 या 6 है, सपोज करो 6 है, और खिलाड़ी उसको 4 स्ट्रोक में डाल देता है, जैसे अच्छे एलीट खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स जैसे, उसको 4 स्ट्रोक में डाल देता है, तो अब यहाँ पर -2 हो गया, और -2 को बोलते हैं ईगल। ऐसे ही -3 को बोलते हैं एल्बेट्रोस, -4 को बोलते हैं कॉन्डोर, और जब जितने स्कोर में दिया उतने में डालना बोलते हैं एट पार। ऐसे ही कई बार खिलाड़ी से अच्छा प्रदर्शन नहीं होता और खिलाड़ी बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं और एक्स्ट्रा में डालते हैं। जैसे अगर 5 में डालना था तो खिलाड़ियों ने 1 एक्स्ट्रा ले लिया और 6 में डाल दिया है, तो उसको बोलेंगे बोगी हो गया। तो बोगी एक नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव है सारे, तो ये पॉजिटिव से। ऐसे ही अगर 2 में डाला तो डबल बोगी, 3 में डाला तो ट्रिपल बोगी। ये ऐसे आपको गोल्फ की कुछ टर्मिनोलॉजी है, आपको कोई अलग से रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको एज याद हो जाएंगे। और इस बर्डी खेल से इसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर है गोल्फ। So thank you very much.